हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं एग्ज़ाम ये करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स है। और आप देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन रहता है, मैं वही बस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में ये 2016 में एक्चुअली ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इनाम पहल से किसानों को मिल रहे हैं उपज को उचित दाम पर बेचने का अवसर। देखिए, ये इनाम पोर्टल है क्या, पहले हम उसकी बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से ऐसी एक पहल है इनाम। ये इनाम पोर्टल है क्या, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। याद रखिएगा, इनाम का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है, जहां पर देश के किसान अपनी उपज को बिना किसी बेचौलिए की मदद से बेच सकते हैं। देखिए, बेचौलिए की मदद देखते हैं आप, जो दलाले रहते हैं जाकर सभी जितने भी सब्जियां वगैरह है, कुछ भी हो, किसानों से ख़रीद लेते हैं कम मूल्य में और बाज़ार में लाकर उसे अधिक मूल्य में बेचते हैं। हालांकि किसानों का ये जो प्रॉब्लम है, ये पहले झेलना पड़ता था, ये दिक्कतें आती थी, पर अब ऐसी नहीं है। ये डायरेक्टली अपने जो भी सामान है उसको डायरेक्ट मार्केट में या इनाम के द्वारा बेच सकते हैं। यह सरकार द्वारा उठाया गया अपनी तरह का पहला कदम है। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ किसानों के लिए ही मददगार है, अपितु खरीदकार जो खरीदेगा। देखिए, एक तो है पहले जो भी बिचौलिए मतलब जो थे, आपको मालूम है, वो लोग क्या करते थे, किसानों के द्वारा वो माल को खरीद लेते थे और आनकर बाज़ार में अधिक दाम में बेचते थे। उससे दो लॉस होता था। एक तो लॉस होता था जो खरीदता है, खरीदकार जो खरीदार है, उनको भी लॉस भोगना पड़ता था, वो अधिक दाम देना पड़ता था। और प्लस जो किसान है उनको भी नुकसान होता था। तो ये दोनों बचाव के कारण ये जो इनाम पोर्टल है, बहुत ही सुविधाजनक ये माना जा रहा है। व्यापारियों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म ने कई मुश्किलें हल कर दी है। अब उन्हें अपनी मनपसंद की उपज एक ही जगह मिल जाती है। इस प्लेटफॉर्म ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए आसान अवसर मुहैया करवाए हैं। सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों का आय दुगनी करने का वादा किया गया था। आय को दुगनी करने में क्रम में 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनाम पोर्टल को शुभारंभ किया था। इनाम पोर्टल जो था उसका शुभारंभ 2016 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कब लॉन्च किया गया, 2016 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश भर के किसानों के लिए देशव्यापी लेवल पर एक बाजार का निर्माण करना, जिसके किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। ठीक है, सरकार द्वारा दावा है कि 2022 तक किसानों का आय निश्चित रूप से बढ़ा दी जाएगी, यानी दुगुनी कर दी जाएगी। राष्ट्रीय बाजार जो कृषि माध्यम से कृषि उत्पादों को अच्छे मूल्य प्राप्त करे। ठीक है, अभी तक कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.73 करोड़ किसान इसमें पंजीकृत करा चुके हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, जो खरीदार है वो भी पंजीकृत करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। देख रहे हैं, ये AIR न्यूज़ का आर्टिकल है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के एक जुलूस में बम विस्फोट में 3 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हो गए। ये हुआ क्यों और ये शिया समुदाय कौन है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों बने हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में आज शिया समुदाय के एक जुलूस में बम विस्फोट की घटना में 3 लोगों को मारे जाने की खबर है। मुहर्रम का त्यौहार था, आपको मालूम है। मुहर्रम के महीने आशूरा की शुरुआत के अवसर पर अल्पसंख्यक शिया समुदाय की धार्मिक गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक बम विस्फोट हुआ, जब वो जुलूस निकाल कर जा रहे थे तभी एक बम धमाका हुआ। उसमें क्या हुआ कि 50 लोग घायल हो चुके हैं और 3 लोग मारे जाने की खबर है। ये पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। CM योगी ओलंपिक किया सम्मान पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए 42 करोड़ रुपए। देखिए, हुआ क्या, ओलंपिक जो हमारे खेल हुआ था, 7 पदक विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। सभी वहीं पे देखा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को जीत दिलाने वाले खिलाड़ियों का देश में जगह जगह पर सम्मान कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के सभी पद मतलब जो पद प्राप्त किए थे, पद कबीरों को, यानी जो पद विजय करके लाए थे, उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही उन्हें अन्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को, ठीक है, देख रहे हैं, अन्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को अंगवस्त्रम
स्मृति चिन्हित और प्रोत्साहन राशि देकर भी उनका सम्मान किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मौके पर विभिन्न खेलों के कोचों को भी सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के इस सम्मान समारोह में कुल 42 करोड़ की सम्मान राशि खिलाड़ियों को पुरस्कार रूप में प्रदान की गई। सर्वाधिक 2 करोड़ की राशि गोल्ड मेडलिस्ट विजेता नीरज चोपड़ा को दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक 2 करोड़ की राशि गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग थी तथा रवि कुमार को 1.5 करोड़ की राशि दी। कांस्य पदक विजेता पी.वी. सिंधु, लवनीना बोर्गोहेन तथा बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ की राशि प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों के इस महाकुंभ में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक विजेता 19 खिलाड़ियों को भी 1-1 करोड़ अर्थात कुल 19 करोड़ रुपए प्रदान किए। 25 लाख और टीम के अन्य 7 प्रशिक्षकों 10-10 लाख रुपए की राशि भेंट कर सम्मानित किए। ठीक है, इसके बावजूद भी जो अच्छे वहाँ पे परफॉर्म किए थे उनको भी वे राशि प्रदान किए। आप देख सकते हैं सभी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल चर्चा में बहुत रहा है अफ़गान में, आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के काबुल में जो तालिबान है वो अपना कब्ज़ा जमा चुका है। ठीक है, तो कब्ज़ा जमाने के कारण अफरा तफरी मची है, लोग अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं और भागे तो जाए कहाँ, यही एक प्रश्न उठकर आ रही है। देखिए, दुनिया में कई नेताओं ने अफ़गानिस्तान छोड़ने के बेताब लोगों की मदद करने का वादा किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मदद बढ़ने की बजाय उनकी राह में रुकावट बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठा है कि शरणार्थियों की मदद के लिए इस समय दुनिया में क्या हो रहा है। सवाल ये भी उठा है कि कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संकट तो नहीं मंडरा रहा। देखिए आगे देखते हैं, सतत पर देख रहे ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे व्यस्त सीमा स्थित लगभग सामान्य सी दिख रही है, लेकिन ज़रा गौर से देखें तो पता चलेगा कि अब कितना कुछ बदल गया है। कुछ दिन पहले घबराए हुए सैकड़ों अफ़गानियाँ जितने भी अफ़गान थे वो सीमावर्ती शहर तोखर्म में इकट्ठा हुए थे, लेकिन केवल व्यापारिक या वैध यात्रा दस्तावेज वाले लोगों को ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है और सभी लोग वहीं पे इकट्ठा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जीके टुडे का करंट अफेयर्स है 20 अगस्त का। ये इम्पोर्टेंट है। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन यानी जॉइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किया? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं थोड़ी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्सर्च चालनीयता को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना सहयोग के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया गया। क्वेश्चन आएगा जॉइंट गाइडेंस किन दो देशों के बीच किया गया था? तो ये था भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखते हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल जे नूनन के बीच जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवी टू नेवी रिलेशनशिप दस्तावेज के लिए हस्ताक्षर समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। बस ये इम्पोर्टेंट जानकर रखिएगा कि किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। ठीक है, जॉइंट गाइडेंस। इसके बाद देखते हैं, भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया? ठीक है, तो यानी साउथ चाइना सी। ठीक है, वियतनाम देशों के साथ भारत नौसेना ने समुद्री सहयोग के हिस्से के रूप में दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में वियतनामी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया। ये इम्पोर्टेंट था। भारत के कौन कौन वहाँ पे शामिल थे? तो देखिए INS रणविजय और INS कोरा ने वियतनाम के पीपल्स नेवी फ्रिगेट BPN लाई थाई 2 के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया था। ये इम्पोर्टेंट था।
इसका बस इतना जान लेना जरूरी है कि किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए मंजूरी दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। ये दैनिक जागरण पेपर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम आपको वो कवर करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये है स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान को मिली खुली चुनौती। क्यों चुनौती हुआ, इसके बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दहशत में आए वहां के लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है और लोग खुलकर उसे चुनौती दे रहे हैं। देश के स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकले, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए और कुछ जगहों पर तालिबानी झंडों को उखाड़ कर फेंक दिए गए। इस दौरान तालिबान आतंकियों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत होने की भी खबर है। तालिबान की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। देखिए, तालिबान कब आज़ाद हुआ था? 19 अगस्त 1919 को, याद रखिएगा, 19 अगस्त 1919 को सॉरी, तालिबान नहीं, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ था, मिस्टेक हो गया, तालिबान नहीं, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ था 19 अगस्त 1919 को। तो ये ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया था, इसीलिए 19 अगस्त को यानी कल ही के दिन वे लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस का पालन किए। लोग सड़कों पे निकल आए, जो तालिबान का झंडा है उसको उखाड़ कर फेंक दिए, अपने झंडा वहाँ पे लगाए और जुलूस निकाले, और वहीं पे ये सब प्रतिक्रिया को देखते हुए तालिबान जो है फायरिंग की, ठीक है। तो वहाँ पे कई लोग के मरे जाने की भी खबर है, ठीक है। तो मुक्त होने के बाद अफगानिस्तान में स्वाधीनता दिवस पर राजधानी काबुल में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतर आए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। वे नारे लगा रहे थे, हमारा ध्वज हमारी पहचान। एक प्रत्यक्षदर्शी ने रैली स्थल के पास गोलीबारी की खबर दी है, लेकिन बाद में पता चला है कि तालिबान आतंकियों ने हवा में फायरिंग की थी। एक महिलाओं अपने कंधों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई नारा लगा रही है, अल्लाह महान है। कुछ स्थानों पर लोगों ने तालिबान के झंडे फाड़कर जमीन पर फेंक दिए। तो बस यही था इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, सरकारी स्कूलों में नल से जल पहुँचाने वाला वो पहला राज्य कौन बना? ये क्वेश्चन आएगा। सरकारी स्कूलों में नल से जल पहुंचाने वाला वो पहला राज्य कौन बना? तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर और करीब आए भारत और अमेरिका, ये पढ़ते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान के हालात ने भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते को और ज़्यादा गहरा करने का मौका दे दिया है, और पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह स्तर पर दोनों देशों के बीच संपर्क और सहयोग बना हुआ है, उससे भी यह बात साबित हो रही है कि अभी दोनों देशों के बीच वाशिंगटन, नई दिल्ली, काबुल में कई स्तरों पर न सिर्फ संपर्क बना हुआ है, बल्कि उच्च स्तर पर अफगानिस्तान को लेकर भावी साझा रणनीति पर काम भी हो रहा है। बहुत संभव है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर भविष्य में अमेरिका और भारत के नेतृत्व में लोकतांत्रिक देशों की एक साझा रणनीति हो। भारत कुछ दूसरे रणनीति सहयोगी देशों के साथ भी अफगान में तालिबान के कब्जे से उपजी स्थिति पर चर्चा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री, ये याद रखिए, नाम को याद रखना है, हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब और अमेरिका के विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, विदेश सचिवों के बीच बातचीत के साथ ही नई दिल्ली में दूतावास के स्तर पर भी संवाद कायम हुआ। अमेरिकी सहयोग से ही भारत अपने राजदूतों और निवासियों को बहुत ही आसानी से काबुल से निकाल पा रहा है। अमेरिका का सहयोग से ही भारत भी अपने लोगों को यहाँ से निकाल रहा है। अभी तक भारतीय वायुसेना के 2 जहाज काबुल से बाहर आ चुके हैं। एक और जहाज भारतीयों को लेकर शुक्रवार को स्वदेश लौटेगा। इसमें वहां फंस गई भारतीयों के आने की व्यवस्था की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि चूंकि अभी काबुल हवाई अड्डे का नियंत्रण अमेरिकी सेना के हाथ में ही है, इसलिए यह संपर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। भारतीय अधिकारी अमेरिका से मिल रहे हैं, सहयोग से काफ़ी खुश भी है, क्योंकि कई देश अभी तक वहां से अपने नागरिकों को निकालने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी पक्ष ने भारत को आश्वस्त किया है कि सप्ताह तक काबुल से कमर्शियल उड़ानों भी शुरू करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप हमेशा देखते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।